Hello बच्चों, let's read the given question. The question says change in frequency due to Doppler's effect is produced when option A, the source and observer moving in the same direction with same velocity. Option B given है, the source and the observer are both at rest. Option C given है, there is a relative motion between the source and observer. Option D given है, only when whistling train approaches stationary observer on the platform. So सबसे पहले तो we need to understand what exactly Doppler effects deals with, right? सो जब भी हम बात कर रहे हैं डॉपलर इफेक्ट की, सो डॉपलर इफेक्ट बेसिकली जब अकर होता है जब देयर इज अ चेंज इन द फ्रीक्वेंसी हर्ड, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ऑब्जर्व करें, लेट्स से वी आर स्टैंडिंग ऑन अ रेलवे स्टेशन एंड ट्रेन इज कमिंग, ठीक। अब ट्रेन जब आ रही है, हॉर्न लेट्स से, एंड ट्रेन गिव्स द हॉर्न। जब वो दूरी पे है और वो जब हॉर्न देती है तो उसकी आवाज हमें कुछ और सुनाई देती है, एंड व्हेन इट पासेस नियर बाय टू अस तो उसकी आवाज कुछ चेंज सी हो जाती है, ठीक है। सो दैट इज ड्यू टू द चेंज इन द फ्रीक्वेंसी। और ये कब हुआ, ये फ्रीक्वेंसी का चेंज कब आया, जब देर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू थिंग्स, दैट इज ऑब्जर्वर एंड सोर्स, ठीक है। सो बेसिकली डॉपलर इफेक्ट में दो चीजें इंपॉर्टेंट है, दैट इज द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन ऑब्जर्वर एंड द सोर्स, जिसकी वजह से अपेरेंट चेंज होता है फ्रीक्वेंसी के अंदर सुनने में या फिर साउंड को सुनने में, ठीक है। और ये अपरेंट फ्रीक्वेंसी का जो चेंज है, इट इज गिवन बाय द फॉर्मूला। जस्ट वी नीड टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, दैट इज v प्लस माइनस v नॉट अपॉन v माइनस प्लस वी एस। अब इस फॉर्मूले को थोड़ा सा वी नीड टू बी अंडरस्टैंडिंग दिस फॉर्मूला। अब यहाँ पे वी कैन सी क्लियरली कि ये जो वी नॉट है, इट इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, वेलोसिटी। ये एक फॉर्मूले से वी कैन ट्राई, वी कैन सॉल्व ऑलमोस्ट एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू डॉपलर्स इफेक्ट, राइट। सो ये फॉर्मूले के टर्म्स हमें क्लियर होने चाहिए। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, और यहाँ से फिर वी कैन ऑल्सो सी के ये किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है। ये है वेलोसिटी ऑफ सोर्स, n is the actual frequency, na is apparent frequency, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी हमें सुनाई दी और जो एक्चुअल में थी, दोनों में कुछ फर्क होता है, ठीक है। एंड यहाँ पे v जो है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, v इज वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, या स्पीड ऑफ साउंड हम कह देते हैं। इट इज ऑलमोस्ट 332 मीटर पर सेकेंड, ठीक। सो दीज आर द टर्म। अब यहाँ पे प्लस और माइनस का क्या सिग्निफिकेंस है, दैट ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड। न्यूमरेटर में प्लस, डिनोमिनेटर में माइनस। दिस स्टैंड्स के सोर्स एंड ऑब्जर्वर आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। सो टुवर्ड्स वाली जो भी कंडीशन होंगी, आइदर सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स, आइदर ऑब्जर्वर इज मूविंग, और बोथ आर मूविंग टुवर्ड्स। तो टुवर्ड्स में ऊपर हमें प्लस लेना होगा, नीचे माइनस। एंड सिमिलरली ऊपर माइनस नीचे प्लस वाला केस जब आएगा, दैट इज द रिसीडिंग केस, यानी कि जब ये मूव अवे कर रहे होंगे, रिसीडिंग, ठीक है ना। तो वो हम देख के समझ भी सकते हैं कि जब वो नजदीक आ रही है तो हमें जो फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही है, फ्रीक्वेंसी मींस नंबर ऑफ रेपिटेशन ऑफ साउंड पर सेकंड, वो ज्यादा हो जाती है जब कोई चीज नजदीक आती है। तो वी कैन सी के टुवर्ड्स में हमने ऊपर पॉजिटिव लिया, नीचे नेगेटिव, यानी कि ऊपर वाला टर्म बढ़ जाएगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी जो सुनने वाली है, और नीचे वाला टर्म तो वैसे ही नेगेटिव ले रहे हैं हम, तो उससे फ्रीक्वेंसी घट जाएगी। सो ऑल टुगेदर वी कैन से अपरेंट फ्रीक्वेंसी विल बी इंक्रीज्ड। सिमिलरली रिसीडिंग वाले केस में हम देख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी हर्ड विल बी डिक्रीज, क्योंकि ऊपर वाला नेगेटिव है, नीचे वाला पॉजिटिव टर्म ले रहे हैं। So these are the terminologies we need to be remembering regarding the Doppler's effect. अब आप बात करते हैं क्वेश्चंस की, ऑप्शंस की। सो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं, आइदर हम v प्लस वी नॉट करें या v माइनस वी नॉट करें। दिस इज द रिलेटिव मोशन केस, राइट। अगर दोनों ही रेस्ट पे आ गए, ऑब्जर्वर भी और सोर्स भी, तो v नॉट और vs जीरो हो जाएंगे और vv भी कैंसिल होके फ्रीक्वेंसी जो सुनाई दे रही थी वही सुनाई देगी। सो दैट विल नॉट बी द चेंज इन फ्रीक्वेंसी, राइट। सो सेम फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी तो डॉपलर इफेक्ट विल नॉट बी कंसिडर्ड इन दैट केस। सो यहाँ पे हम ऑप्शन अगर ए देखें, तो सोर्स एंड ऑब्जर्वर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन विद सेम वेलोसिटी, अगर सेम डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं, सो वी कैन से बोथ द टर्म्स विल बी कैंसल और एन ए विल बी इक्वल्स टू एन एस। सो ये ऑप्शन तो डिस्कार्ड कर सकते हैं हम यहाँ पे। ऑप्शन बी, द सोर्स एंड ऑब्जर्वर बोथ आर रेस्ट, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, वी नॉट वी एस जीरो हो गया तो अगेन एन ए विल बी इक्वल्स टू एन। Option C, there is a relative motion between the source and the observer. Yes, that is the important condition we have to remember. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि there should be a relative motion, नहीं तो apparent frequency जो हमें सुनाई दे रही है वो actual frequency की बराबर ही होगी। ऑप्शन डी को अगर हम देखें, ओनली व्हेन विजलिंग ट्रेन अप्रोचिंग स्टेशनरी ऑब्जर्वर, सो दिस इज नॉट द केस। हम दो बॉडी अगर मूविंग
both are moving in the same direction with different velocities. ये let's say VB से चल रहा है, ये VA से चल रहा है. So in that scenario also we will consider the case. यहाँ पे कुछ भी हो सकता है. ऑब्जर्वर आइदर ट्रेन की तरफ आ सकता है, कार ऑब्जर्वर की तरफ जा सकती है. देर आर मेनी केसेस पॉसिबल, राइट. सो जस्ट ये कहना कि ओनली द विजलिंग ट्रेन अप्रोचेस स्टेशनरी ऑब्जर्वर तभी हमें डॉपलर इफेक्ट सुनाई देगा या समझ में आएगा, तो दिस इज रॉन्ग. So option C is the answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.